गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। बने रहिए मेरे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। इससे रिलेटेड एक नाम याद रख लो आप लोग। क्या नाम याद रखोगे? स्टीफन एन कोरे। क्या याद रखोगे? स्टीफन एन कोरे। अब देखो 1 2 3 है ना इसमें, तो 1953 में इन्होंने ये दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप के हैं 6, ये याद रखना, ठीक है। अब और क्या चीज़ आप याद रख सकते हो? सबसे पहले ये जो शब्द था ना, ये कोलियर ने दिया था। किसने? कोलियर ने। और इसका वर्णन किसने किया था? वर्किंगम ने। किसमें किया था? अपनी किताब थी रिसर्च फॉर टीचर्स। रिसर्च फॉर टीचर, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका व्यवहारिक होता है। कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? तो व्याख्या आप दे रहे हो तो इसमें तो बच्चे तो शांत बैठते हैं, बच्चों की तो पार्टिसिपेशन होता नहीं, तो ये क्या है? ये आपकी मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, साखी अभिक्रमित अनुदेशन। देखो एक है रेखीय। रेखीय दिया है आपके स्किनर ने। कौन सा दिया है? रेखीय। कब दिया है? देखो सबसे पहले तो 1938 में इनका चूहे और कबूतर का प्रयोग था। इसमें 22 साल जोड़ दो तो मतलब 1960 में दिया है ये रेखीय। इसके 5 स्टेप बताए इन्होंने। कौन कौन से 5 स्टेप? एक तो बहुखंड बताए, और इसी तरीके से इन्होंने 5 बताए हैं थोड़े, ठीक है। वो मेरे मिस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। अब इन्होंने साखी जो दिया है, ये क्राउडर ने दिया है। किसने दिया? क्राउडर ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ये टोपोलॉजी, वेक्टर, लाइफ स्पेस, बी बराबर एफ इंटू ई, ये सब कोर्टलेविन का दिया हुआ है। कोहलर कौन है? ये जिसने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, सुल्तान नाम के। गेस्टाल्ट संप्रदाय से रिलेटेड। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? पूर्णाकार। आहा मूवमेंट इसी में आता है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी प्रयोग किया था। 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग हुआ था, उसमें से सुल्तान वाले पे इसका मतलब थोड़ा सा सफलता मिल गई थी। 1913 से लेके 17 तक प्रयोग चले थे इसके। तो आंसर में आपको 1916 या 17 में से कोई सा भी एक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। जो अगर ये पूछ लेना प्रयोग कब किया था इसने सुल्तान नाम के, तो 1916 या 17 में से एक कर देना। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर ना आए तो उसे विश्वसनीय कहते हैं। वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसमें टीचर का या बच्चे का, उसके मनोयोग का उस पर फर्क ना पड़े। जैसे आप अगर मैं कहूँ निबंध लिखो, तो निबंध में तो जो मन आएगा वो लिखोगे। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर दो, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए, तो उसमें से तो जो सही होगा वही बता पाओगे, ठीक है। ये होता है वस्तुनिष्ठ। व्यापक होता है सारा सिलेबस कवर करना, सारा एरिया कवर करना। वैध जब चीज़ होती है कोई चीज़, जैसे अभी मैथ का पेपर बना रहा हूँ तो मैथ के ही क्वेश्चन डालूँ, ऐसा नहीं कि उसमें साइंस के क्वेश्चन डाल दूँ। आंसर होगा बी। या ऐसे समझो सेकंड क्लास का पेपर बना रहा हूँ, डाल दूँ उसमें क्वेश्चन 5th क्लास के, वो सब सही नहीं है ना, वो वैध नहीं होता पेपर। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, देखो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो उन्हें त्वरण करना चाहिए। त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब थोड़ा सा बढ़ाव देना चाहिए, ठीक है। तो और एक होता है संवर्धन, इन दोनों का यूज करें। देखो विशिष्ट समूहन, समूह बमूह बनाने की बात नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर हो जाएगा इसका बी। ये ऐसा नहीं करते, कभी विशिष्ट समूह नहीं बनाते, कभी भी वर्गीकरण तो कभी भी आपसे कह दे वर्गीकरण करें, कभी नहीं कर सकते। श्रेणीक्रम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। नंबरों पे जोर कभी नहीं देते। आंसर है इसका बी। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ परिणाम। प्रतिभाशाली कौन सा होता है बताओ? जिसका IQ लेवल अधिक होता है, 140 समथिंग होता है, वही तो होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो शिक्षणों के निर्णय को ध्यान दोगे तो ये तो वो वाला होगा इंटरनल असेसमेंट। सब लोग अपने बच्चे को तो ज़्यादा नंबर दे ही देते हैं। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों में अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, किसमें होती है बताओ? ये होती है प्रतिभाशाली में, ठीक है। अच्छा, अमूर्त प्रत्यय कब आते हैं? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ये अवस्था किसने दी है? प्याजे ने दी है। प्याजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की अवस्था। कितनी दी है? 4। कौन कौन सी दी? इंद्रियजन्य, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और ये अमूर्त। अमूर्त आती है 11 से 15 के बीच में, 7 से 11 के बीच में आती है मूर्त। इसमें मूर्त चिंतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सीरीज में लगाना शुरू कर देता है, कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, और संप्रत्ययों का निर्माण आ जाता है। संप्रत्ययों वाला छोड़ दो, इतनी याद रखो, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है? तो ये सारी विधियां, अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। नेक्स्ट, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बच्चों को किसमें करोगे? तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली हो जाएगा। देखो सामान्य बुद्धि जो होती है ना, 90 से लेकर 110 के बीच में होती है, ठीक है, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अच्छा, ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है IQ का क्या होता है? MA/CA × 100,
ये होता है, ठीक है, इसे याद रख लेना, ठीक है। और बस इतना याद रखना। और ये सामान्य वाली तो 90 से 110 बता दी, आंसर बता दिया मैंने आपको। इसका क्या है आंसर? है डी। आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं होता? अगर तुम दूसरों से लड़ झगड़ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना प्रतिभाशाली हो। आंसर होगा ये। बाकी ये तीनों हैं, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है रेने जोली। रेने जोली ने ना एक प्रतिभाशाली का मॉडल दिया था। इसने 3 इस तरीके से व्रत बनाए थे। इसमें ये जो बीच इस वाले में जो आ जाता था ना, वही इसका क्या हो जाता था? वही हो जाता था प्रतिभाशाली। नेक्स्ट सी आंसर था उसका। 3 व्रति बताया ना कहीं वो, तो हाँ सही है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से देश से जुड़े हुए प्रश्न अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो कैसे प्रतिभाशाली बच्चे सृजन करेंगे ना? आंसर होगा बी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, संश्लेषण जो चलता है ना, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, मगर विश्लेषण जो चलता है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, और हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। इस चीज़ पे जोड़ देते हैं। आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, अब देखो, निम्न में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की समस्या किस में होती है? जो बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं ना, वो समायोजित नहीं हो पाते। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ? उनकी देखो, उच्च स्तर सही है, उच्च स्तर सही है। देखो, निम्न औसत मानसिक क्रिया नहीं होंगी, उच्च होंगी। सब कुछ ना पॉजिटिव देखा करो ऐसे अगर क्वेश्चनों में। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्षमताओं कब विकसित कर पाएंगे? जब अधिगम प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, अन्य विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहेंगे। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा देखो, ये कह रहा है निजी कोचिंग। निजी कोचिंग तो बंद कर रखी है 28 आर्टिकल 28 के तहत। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है बताओ? देखो, अमूर्त सोच के रूप में सोचते हैं, सही बात है। स्वयं समायोजित हो जाए, सही बात है। क्षमता रखते हैं, सही। देखो, रटने की बात नहीं करते। आंसर है ए। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो इनके लिए आप क्या करोगे? संवर्धित कार्यक्रमों से पढ़ाओगे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन। देखो, मैं बताता हूँ ना आपको, विश्लेषण मनोविश्लेषण विधि किसने दी है? ये दी है सिगमंड फ्राइड ने। विश्लेषण अगर पूछ ले तो किसने दी है? युंग ने। अगर पूछ ले मानव व्यवहार का विश्लेषण अध्ययन किसने किया है, तो ये किया है स्किनर ने। स्किनर वही है 1938 में चूहे और कबूतर पर प्रयोग इसने किया था। सफ़ेद चूहे थे। चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट इसने दिया था, और प्रोग्राम्ड लर्निंग का दिया था, ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये सब इसी का है, ठीक है। ये सब याद रखना। और रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक। और पनिशमेंट का भी इनका ही है, ये भी याद रखना। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला है कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पे प्रयोग करने के लिए। 3 प्रकार की ग्लैंड होती है हमारी, किससे रिलेटेड? जो हमारी लार निकलती है, ठीक है। पैरोटिड वाली सबसे बड़ी होती है। वाटसन बहिर्दर्शन विधि दी है इसने। अंतर्दर्शन युंग उसने दी है, बुंट ने। अंतर्दर्शन बुंट ने, बहिर्दर्शन वाटसन ने। इसका बेटा था अल्बर्ट, जिस पे पावलोव के प्रयोग जो था ना, उसका यूज किया था इन्होंने अल्बर्ट पे, ठीक है। और व्यवहारवाद के जनक हैं ये याद रखना। आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? डी। इसकी एक किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। नेक्स्ट, टाइप आर का अनुबंध किससे जुड़ा होता है? टाइप आर, आर एस एस, ऐसे याद रखो। आर जुड़ा हुआ है स्किनर से। एस टाइप जुड़ा हुआ है किससे? एस टाइप आपसे कह दे तो एस, ऐसे याद रखो। वॉटसन एक था SOR, ये वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है, ये याद रख लिया। एक ये हो गया, एक ये हुआ। एक होता है SR, SR किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से, ये भी याद रखना। और क्लासिकल रेस्पॉन्स, ये किससे रिलेटेड? पावलोव से, ठीक है। बस इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आंसर होगा। अच्छा, एक और याद हो, स्टिमुलस, ये किससे रिलेटेड? टॉलमैन से, जिन्होंने लेटेंट लर्निंग दिया था, जिन्होंने गुप्त अधिगम दिया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था। इन्होंने को क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद का मिक्सचर बोला जाता है इन्हें, ठीक है, याद रखना। आंसर डी है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो व्यक्तित्व देखो केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता, व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज़ है, सब कुछ आ जाता है व्यक्तित्व में। नेक्स्ट, व्यक्तित्व सीखने वाले की योग्यता का आदर्श संग्रह है। आप संग्रह किसका करते हो? आप ऐसे जिनकी स्किन अच्छी हो ना, ऐसे लोगों को संग्रह कर लो, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लो। पहले ऐसा कौन करते थे? अंग्रेज, जिनकी गोरी गोरी स्किन होती थी उन्हें एक साइड कर लेते थे। ब्रूनर कौन है? संरचनात्मक निर्मितवाद का जनक है। देखो, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का है पियाजे, सामाजिक निर्मितवाद का है वाइगोत्स्की, संरचनात्मक निर्मितवाद का है ब्रूनर, जिसने रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब लिखी है। इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक 3 स्टेज बताई हैं, और इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और माशी लर्निंग ब्लूम ने दिया है, ठीक है, ये भी याद रखना। और पियाजे तो आप जानते हो स्विट्जरलैंड के थे, 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, और 32 किताबें लिखी, 1936 में इन्हें उपलब्धि मिली, ठीक है।
फ्राइड जानते हो, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल, ये स्टेज बताएंगे। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति कौन सी है, थानोटोस। और जीवन मूल प्रवृत्ति एरोस, ये याद रखना। और इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि बताएंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, अब देखो बुद्धबर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा पर्सनैलिटी ट्रेड जो होती है वो मेजर टाइप होते हैं बिहेवियर का, आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। अब ट्रेड से एक चीज़ याद आनी चाहिए, ट्रेड के बारे में किस किसने कहा है, ऑलपोर्ट, कैटल, आइजेंक, इन तीनों का नाम और याद रख लें, सीधे पूछता है ट्रेड थ्योरी किस किसने दी है। देखो जो कैटल था ना, इसने फॉलो किया था ऑलपोर्ट को। ऑलपोर्ट ने 17,000 कुछ दिए थे जो मानव के अंदर योग्यता है, फिर उसमें से कुछ निकाल के आखिरी में 16 पर्सनलिटी फैक्टर दिए थे कैटल ने, ठीक है। सोर्स स्टेट, सरफेस स्टेट ऐसी नहीं दिए। और इन्होंने तरल और ठोस बुद्धि बताई। ठोस बुद्धि ना धीमे धीमे कम होती जाती है और तरल बुद्धि बढ़ती जाती है। दोबारा बताता हूँ, तरल ठोस वाला दोबारा बताता हूँ, शायद गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो कैटल ने 2 तरीके की बुद्धि बताई थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि को हम अर्जित करते हैं, तरल बुद्धि हमें जन्म से ही मिलती है। तो ठोस क्या होगी, ठोस बढ़ती चली जाती है। जो चीज़ हम अर्जित कर रहे हैं तो अर्जन तो बढ़ता जाएगा ना, और तरल जो हमें जन्म से मिली है ये कम होती जाती है। अभी जो मैंने बोला है ना, ये लाइन सही है, इसे याद रखना, ये वाला सो गड़बड़ करा दूँ। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वह उसका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, आंसर होगा सी। व्यक्तित्व किस किस का मिक्सचर होता है, एनवायरनमेंट और, अच्छा है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर बता दिया था मैंने आपको, व्यक्तित्व सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा से हुआ। पहली बात तो ये याद रखना, व्यक्तित्व किस भाषा का, लैटिन भाषा का। ये बहुत बार पूछा गया है कि व्यक्तित्व किस भाषा का, लैटिन। और किससे बना है, पर्सोना शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है ये भी पूछा गया है कई बार, मुखौटा, क्या होता है, मुखौटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब देखो इसमें कह रहा है कि जो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की, अब देखो भैया इसमें जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है एक त्रिभुज है, 2 भुजाएं हैं, उसकी 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई x है, तो कौन सा विकल्प सही है। तो देखो जब भी 3 भुजा होती हैं, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, तो जो x होगी ना वो इन दोनों के जोड़ से तो छोटी होगी, मतलब 11 से तो छोटी होगी ये, ठीक है। इन दोनों के जो माइनस करो, 8 में से 3 के 5, 5 से बड़ी होगी, तो आंसर हो जाएगा ए। मतलब दोनों के योग से तो छोटी होती है तीसरी जो वैल्यू होती है, और दोनों के घटाव से बड़ी होती है, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि रुपए हैं इस अनुपात में, तो ए बी सी डी के बीच विभाजित किए जाते हैं और बी और डी के शेयरों का अंतर इतना है। देखो इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन चारों का एलसीएम ले लो। इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, 9 6 5 3, 5 9 6 3। पहले इधर ले लेते हैं, तो कैसे लें, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5, ठीक है। और 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, सही है। तो 3 दूनी 6, पंजे 30, 30 18, 180 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। अब देखो 180 में 3 से विभाजित करूँगा तो 60 आएगा अनुपात, 5 से विभाजित करूँगा तो कितना आएगा, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, 36 आएगा। अब 6 से करूँगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 9 से करूँगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है बी और डी, तो बी और डी के अंतर कितना है, कितना हो गया, 20 और 36 का अंतर 16। तो 16 की वैल्यू दे रखी है 832, तो 832 बटे 16, और निकालनी कितनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और x क्या है, इन सारी राशियों का योग, सारी राशियों का योग करो, 30 और 30 60 और 60 120, 30 40 146 का मान बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 96 12 28 44, रुको 16 पंजे 80 80 और 16 दूनी 32, ये गया। 6 दूनी कितना आ गया, 12। देखो ऑप्शन इसमें ही दे रखा है 12 का 2, आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से निकाला करो, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखो 10 टॉफ़ियाँ 1 रुपये की हैं, हाउ मच टॉफ़ी शुड ही सेल 1 रुपये, तो 25% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 25%, 25 चौका 100, 4 की चीज़ 5 में बेचनी है, ये क्या हो गया, कीमत हो गया। तो टॉफ़ी कितनी जाएंगी, पहले 5 होंगी, तो अब हमें कितनी देंगे, 4। 5 की जगह 10 थी तो 4 की जगह क्या, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 8 टॉफ़ी देंगे। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 7% के ब्याज से 7.5 साल का 1050 रुपये कमाता है, तो मूलधन बताना है। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन का दर गुणा समय बटे 100। अब देखो ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज आ रहा है 1050, मूलधन कितना है बताना है, ठीक है, x मान लो, गुणा दर कितना है 7%, गुणा समय कितना है 7.5, मतलब 15/2, गुणा 100, 15 निम्या कितने हुए, 15 8 105 80, ठीक है। और
7 से काटो इसे, दोबारा करते हैं। 1050 इतना रुपया तो आए, x गुणा 7 गुणा 15/2 गुणा 100, ठीक है। 7 से काटो पहले, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है, ये आ गया। अब 15 से काट दो, 15 दाएंगे 150, तो 2 और 3 जीरो आगे लग जाएंगे, इस तरीके से सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो x y से कितना है, 3 गुना है, तो x y से 3 गुना है। y एक काम को पूरा करने में 30 दिन लेता है, तो एक के रेशियो से 30 दिन में कर लेता है। x और y मिलकर, मतलब 3 और 1 4 मिलके 4 सत्ते 28 और बच गया तो 4 पंजे 20, 7.5 दिन में कर देंगे, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, 15 के हिसाब से वापस आता है, 6 घंटे में दोनों तरफ से आ जाता है, मतलब चला भी जाता है और आ भी जाता है। तो 2xy लगता है इसमें, 2 गुणा 10 गुणा 15 बटे 2xy अपॉन x प्लस वाई, 10 15 25, और कितने घंटे लग रहे हैं, ये तो आ गई क्या, उसकी आ गई एवरेज स्पीड। स्पीड में जब हम गुणा कर देंगे किसका, डिस्टेंस टाइम का, तो हमारे क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। तो 6 का गुणा कर दो। अब बटे 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से आने जाने में लगा है, तो 2 से और करेंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, 6 तिया 18 दूनी 36 किलोमीटर है दूरी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि 720 रुपये में 18 गेंद बेचने पे 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। कितनी हो गई, 6 के बराबर हानि। तो मतलब देखो कभी भी कहीं हानि हो गई तो घटा दो, मतलब 12। ये कितना है, 12 की कीमत है 720, क्योंकि 6 की तो हानि हो गई 18 में, तो कितनी बार जाएगा, 12×72 60 बार जाएगा, 60 आ गई कीमत कितनी आ गई 60। अगर कहता कि 720 रुपये में बेचने पर 18 बॉलों को 6 के बराबर लाभ हो रहा है, तो क्या करते, फिर इसमें जोड़ देते, हानि होती है तो घटा देते हैं और लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा चैनल को। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।